नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके परिणाम ही सत्ता का शिरोमणि का फैसला करेंगे। ऐसे में सभी दल जमकर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि सबकी नजर ग्वालियर चंबल अंचल पर ज्यादा है, क्योंकि यहां सबसे अधिक 16 विधानसभाओं में उपचुनाव का घमासान है। और सबसे अहम यह है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राजनीति के माहिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख इस उपचुनाव में दांव पर लगी हुई है। जहां मुकाबला होना है उसमें अशोकनगर जिले की 2 सीटें हैं। अशोकनगर और मुगाबली भी शामिल है। ऐसे में सत्ता के संग्राम में आज हम बात इन्हीं दोनों विधानसभा क्षेत्रों की करेंगे। मुगाबली में दूसरी बार उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि अशोकनगर सीट पर पहली बार उपचुनाव की टक्कर है। इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव से कुछ जुदा है। दरअसल इस क्षेत्र के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस की जगह बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनके पाला बदलने से जिले में राजनीति भी पूरी तरह से बदल गई है। पहले के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे और अब भाजपा पर तीखे प्रहार करते थे, लेकिन वहीं सिंधिया भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में सिंहासन की यह राजनीति अशोकनगर जिले में सिर चढ़कर बोल रही है। सिंधिया के साथ उनके कई समर्थक भाजपा में चले गए हैं। ऐसे में यहां कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई है। एक सिंधिया के साथ चली गई है और दूसरी पंजा कांग्रेस के रूप में काम कर रही है। अशोकनगर जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर आने वाले परिणाम से सिंधिया के वर्तमान राजनीतिक कद की समीक्षा भी होगी। वैसे अगर इन 2 सीटों के परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे तो ये प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम करेंगे। खैर, दोनों सीटों पर उपचुनाव का घमासान कैसा रहेगा, आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे और शुरुआत करते हैं अशोकनगर की अग्नि परीक्षा से। विजय सिंधिया के अगर अशोकनगर सीट पर व्यक्तिगत प्रभाव को देखा जाए तो यह सिंधिया का कोर एरिया माना जाता है, लेकिन यहां सिंधिया का असर परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। अशोकनगर वो सीट है जहां लोकसभा चुनाव में खुद सिंधिया को कम वोट मिलते हैं। हालांकि अब हालात पहले से एकदम अलग है। सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उपचुनाव में वह बीजेपी की जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। ऐसे में जजपाल सिंह जज्जी की राह कांग्रेस के मुकाबले कुछ आसान नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी को बिकाऊ बताकर अपने लिए माहौल बना रही है, अगर इस मुद्दे ने मतदाताओं के मन को प्रभावित किया तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं। अशोकनगर की अग्नि परीक्षा पर चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएं, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। अशोकनगर में उपचुनाव का शोर लगातार तेज होता जा रहा है। इस सीट पर जजपाल सिंह जज्जी के कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने की वजह से उपचुनाव होने जा रहा है। दल बदलने वाले जज्जी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने आशा दोहरे को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसा पहली बार है कि जब अशोकनगर से कांग्रेस ने किसी महिला को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा से विलिन भंडारी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहां असली टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ये विधानसभा क्षेत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। बावजूद इसके कांग्रेस को इस सीट पर 1985 के बाद सीधे 2018 में कामयाबी मिली। 2018 के चुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी ने बीजेपी के लड्डूराम कोरी को 9,700 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था, जबकि 2003, 2008, 2013 में बीजेपी को लगातार 3 बार सफलता मिली। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित अशोकनगर सीट पर 1,90,000 के करीब मतदाता है। यहां 38,000 के करीब अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता है, जबकि 28,000 यादव, 25,000 रघुवंशी, इसके अलावा 14,000 ब्राह्मण, 10,000 जैन और 12,000 मुस्लिम, 14,000 के करीब कुशवाहा मतदाता है। चुनाव में यादव, रघुवंशी और हरिजन निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अशोकनगर की समस्याओं को देखें तो यहाँ पेयजल संकट है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यातायात की स्थिति ठीक नहीं है। रेलवे फाटक होने से लंबा जाम लगता है। अंडर ब्रिज की मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। विधानसभा क्षेत्र की एक और बड़ी समस्या अतिक्रमण है। चौक चौराहे हो या फिर आम रास्ते,
यहाँ मेन मार्केट सभी जगह पर अतिक्रमण है। क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की विकराल समस्या है। शिक्षा का आलम यह है कि कोई भी बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं होने पर छात्रों को दूसरे जिलों का रुख करना पड़ता है। यहाँ जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। गंभीर हालत वाले मरीज फौरन रेफर कर दिए जाते हैं। अब इन सब के बीच अनूपपुर में किस दल की जीत का डंका बजता है, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो अशोकनगर सीट के हर समीकरण को अब विस्तार से समझते हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। अशोकनगर से हमारे विशेष संवाददाता राजेश दुबे जी हैं और इनके साथ ही अरविंद सिंह चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही हम बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ ही दोनों दलों के क्षेत्रीय नेताओं से भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अशोकनगर। अरविंद, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सुन रहा हूं। जी, चलिए राजेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या माहौल है इस समय अशोकनगर का? दल बदल का कितना प्रभाव है वहां? जी सर, बता दें कि इस समय चुनाव अपने पूरे चरम पर है। पूरे शोर शराब में चुनाव चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के लोग अपने अपने प्रत्याशी की खूबी बताने में लगे हुए हैं। लेकिन यदि बात करें तो कांग्रेस सिर्फ एक मुद्दे को लेकर चल रही है, बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे को, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विकास की भी बात कर रहे हैं और उनने जो अपना रोड मैप बनाया हुआ था अपने क्षेत्र के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो दोनों तरफ से दंगल बड़े जोरों से, एक और टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा है तो दूसरी ओर विकास का मुद्दा है। बिल्कुल, टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, सही है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंदर तक की खबर जानते हैं, मुद्दा कौन सा हावी है? यदि बात जनता के बीच में कौन सा मुद्दा हावी है? अगर मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस जोर शोर से इस मुद्दे को बनाने के पक्ष में, बिकाऊ के मुद्दे को 35 करोड़ हर जनता के सामने वो रख रहे हैं। लेकिन यहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे इस मुद्दे से ज्यादा युवा बेरोजगार और युवाओं की काफी बड़ी संख्या इस क्षेत्र में है। तो मुझे लग रहा है कि इसके अलावा विकास भी एक मुद्दा है जिसको लेकर जसपाल सिंह आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब बिकाऊ वाला मुद्दा थोड़ा गौण दिख रहा, क्षीण हो रहा है। बिल्कुल। स्टार्टिंग में अगर अपन चुनाव की बात करें तो शुरू में उन्होंने जिस मुद्दे को उठा के चला वो काफी जोर शोर से उठा भी और चला भी, लेकिन धीरे धीरे करके ये मुद्दा अब कम होता जा रहा है, जबकि विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं आगे आ रहा है और जिसको दर्शाने में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पीछे दिखाई जरूर दे रही है। सिंधिया जी का प्रभाव कितना है? अगर बात करें तो सिंधिया जी का ये क्षेत्र प्रभाव वाला क्षेत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव हमेशा से इस सीट पर रहा। अधिकतर बार यहाँ से भाजपा ही जीती है और पिछले चुनाव में सिंधिया जी यहाँ से चुनाव चूंकि हार भी गए थे, तो कहीं ना कहीं सिंधिया के लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि ये दोनों सीटें अशोकनगर जिले में 2 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, एक मुंगावली में है, दूसरा अशोकनगर में, और दोनों ही सीटों पर उनके चहेते प्रत्याशी है। लेकिन अगर कहीं न कहीं उनके ऊपर भी सारा दारोमदार इस चीज का दिखाई दे रहा है। अगर सिंधिया जी या उनके प्रत्याशी कहीं वीक होते हैं तो इसका सारा प्रभाव सिंधिया जी पर। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अरविंद जी आपके पास आ जाएंगे। हमारे साथ आशा दोहरे जी है जो कांग्रेस प्रत्याशी भी है। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस चैनल से। मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। आशा जी, अभी हमारे संवाददाता राजेश दुबे जी बता रहे थे, हमारे विशेष संवाददाता अरविंद जी भी वहां हैं, उनका आकलन यह है कि शुरू में तो बिकाऊ वाला मुद्दा यानी दल बदल का मुद्दा बहुत हावी था, लेकिन अब धीरे धीरे वो मुद्दा क्षीण होता जा रहा है, गौण होता जा रहा है, पब्लिक के दिमाग से ओझल होता जा रहा है। अब विकास का मुद्दा ज्यादा तेज पकड़ लिया है। ऐसे में कैसे आप चुनाव जीतेंगी? जी नहीं, पब्लिक के दिमाग से ना कभी ये मुद्दा निकल सकता है ना निकलेगा। पब्लिक के दिमाग में से ये मुद्दा हमेशा रहेगा कि उन्हें बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, क्योंकि पब्लिक के आत्मसम्मान को बेचा गया है, उनके वोट को बेचा गया है। जी आपने कहा कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। अगर टिकाऊ की बात करें तो टिकाऊ जो सरकार टिकी रहेगी 3.5 साल तक और 3 साल तक वो टिकेगी। ऐसे में कई नेता बीजेपी के ये कहते हुए भी वायरल भी हुआ है, वीडियो भी वायरल हुआ है कि उनको सिर्फ 9 सीट चाहिए, जबकि आपको 28 सीट जीतनी है। तो ऐसे में जनता के बीच में ये बात जा रही है कि 9 सीट तो जीत ही लेंगी, इसलिए टिकाऊ का मुद्दा तो बीजेपी के साथ जाता दिख रहा।
जी नहीं, हम पूरी 28 की 28 सीट जीतेंगे, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। जनता खुद ये चुनाव लड़ रही है, ना कि कोई प्रत्याशी। पूरी की पूरी 28 सीट जीतेंगे हम, इसमें कोई शक नहीं। जी हमारे साथ आशा जी, आप थोड़ा सा फोन में बने रहिएगा। उमेश रघुवंशी जी बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी आपकी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे भी पूछ ले रहा हूँ। उमेश रघुवंशी जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जी उमेश जी हमारे साथ आशा दोहरे जी भी हैं, दूसरी तरफ फोन में सुन रही हैं। उनका कहना है कि बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा ही बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी सरकार जो गिरा दी है बीजेपी ने, जैसा उनका कहना, जज्जी जी अलग होकर के चले गए जिसके कारण सरकार गिर गई, वो मुद्दा ही जनता के बीच में प्रभावी रहेगा, न कि और कोई दूसरा मुद्दा। कांग्रेस के पास अपने 1.5 साल की कार्यकाल की कोई उपलब्धि नहीं है जी। टिकाऊ के बारे में तो हम लोग कह ही रहे हैं कि हमको कम सीटों की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमें मात्र 2 सीटों की आवश्यकता है। जी 2 सीटों की कैसे आपकी आवश्यकता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। नहीं, आशा दोहरे जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन आशा दोहरे जी से मैं पूछना चाहता हूँ। उमेश जी आशा दोहरे जी से पूछिए, लेकिन हम आपसे इतना पूछना चाह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं सिर्फ 2 सीटें, यानी 7 दोनों और 7 अपनी तरफ आपने गिन लिया, जो निर्दलीय और बीएसपी भाजपा के हैं। सब हमारे साथ है, 114 का आंकड़ा हमारे पास है आज की डेट में। अरे उनके साथ भी 121 का आंकड़ा था। देखिए, उन पे भरोसा मत करिए, कल आप 2 में रह जाएंगे और बीजेपी, अगर कांग्रेस उतने ही पहुंच जाएगी, सब उधर चले जाएंगे। नहीं चलो ठीक है, फिर भी हमको तुम्हारे अनुसार भी हम निर्दलीय नहीं माने, तो हमको 9 की जरूरत है। इनको तो 28 की 28 सीट जीतना है। हाँ। तो स्थायी सरकार तो हम ही देने वाली, भारतीय जनता पार्टी देने वाली है सरकार। तो अगर कहीं ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सरकार स्थायी देने वाली है, तो विधायक भारतीय जनता पार्टी का होगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी होगी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो विकास कौन सी पार्टी करेगी? मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर यहाँ कांग्रेस सरकार बन गई तो केंद्र की बीजेपी सरकार समर्थन नहीं करेगी, पैसा नहीं देगी? नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा, वो तो जनसंख्या के मान से पैसे आता है और ना कोई भेदभाव किया जाता केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन सहयोग मिलता है, सुगमता मिलती है, और राजनीतिक दल हैं तो मनोबल डाउन ऊंचा उठता है, और इसलिए अन्य पैकेज भी मिल जाते हैं, सुविधा हो जाती है। मेरा कहना ये है। मतलब आपका कहना है कि अगर यहाँ बीजेपी की सरकार रहेगी तो अन्य पैकेज केंद्र सरकार दे देगी, अगर कांग्रेस की रहेगी तो नहीं देगी। बिल्कुल सही, सही बात पकड़ी। अच्छा दूसरा ये है जी कि आशा दोहरे जी हमारे साथ हैं जी। आशा दोहरे जी कब एक्टिव रही? आशा दोहरे जी ने कभी किसी विषय को उठाया, किसी सामाजिक धार्मिक किसी काम में आई क्या? आज आपको एक राजनीतिक जैन परिवार की बहू होने का आप लाभ उठा रही हैं। आशा जी एक मिनट, आशा जी आप शांत रहिए, उनके कहने के बाद हम आपको मौका देंगे। अगर दोनों लोग फोन में बोलेंगे तो नहीं आएगी आवाज। उमेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप कहिएगा। आपकी बात पूरी सुनूंगा, पहले आप मेरी बात सुन लें। हाँ जी बोलिए उमेश। आशा जी, आप जिस दिन से जो है अशोकनगर में आप स्थायी रह रही हैं, आज तक आप मुझे बता दो कि आपने एक विकास का मुद्दा कभी उठाया हो? आप मुझे बता दो आप किसी सामाजिक कार्यों में रही हो? आप किस मुद्दे पे आपने कभी संघर्ष किया और रोड पे आप निकली हो? आप लगातार जो है एक जैन परिवार की बहू थी, आप चूंकि एससी से बिलोंग करती हैं, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि की अनीता जैन थी, उनके कारण आपको टिकट मिला है, और आज भी आपकी कोई सोच नहीं है। जजपाल सिंह जज्जी का एक लंबा कार्यकाल रहा है, वो जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तो उसके पहले नगर पालिका जो है तनख्वाह बांटने का अड्डा हुआ करती थी, लेकिन विकास की इबारत कैसे लिखी जाती है नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए, जजपाल सिंह जज्जी ने सिद्ध किया। जजपाल सिंह जज्जी के विधायक। चलिए आप कितना लंबा बोलेंगे उमेश जी? अब उनको बोलने का मौका तो दीजिए। हाँ, मैं 2 विकास कार्य और उनको बता देता हूँ, इसके बाद फिर वो जवाब दे लें। उमेश जी एक मिनट में फिर से आऊंगा। रेलवे स्टेशन से लेके अंडर ब्रिज से लेके लगातार जजपाल सिंह जज्जी सक्रिय रहे, लेकिन बन नहीं पाया, ना अंडर ब्रिज बन पाया। नहीं, काम चल रहा है भैया, बनने में टाइम लगता है, बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन काम तो आज भी चल रहा है। आप जाके देख लो, पिलर खड़े हो रहे हैं वहाँ। चलिए उमेश जी, चालू है, तुलसी पार्क का काम चालू है। चलिए उमेश जी एक मिनट, उमेश जी उनको भी बोलने देंगे आप रहिए जी। आशा जी, आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि आप सक्रिय नहीं थी, आप एक जैन परिवार की बहू हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, इस कारण आपको टिकट मिल गया। जी नहीं, 15 साल से मैं पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हूँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी बात ये है
कि मुझे आपके जजपाल सिंह जज्जी जैसा कैरियर नहीं चाहिए। मैं अपनी समाज हमेशा रखना चाहती हूँ और वो ही रखूंगी। और रही बात उनको मौका मिले, उनको बहुत मौका मिले, वो 2 बार नगर पालिका, उसके बाद भी वो शहर का विकास नहीं कर पाए। वो एक बार विधायक रहे 15 साल में। इनको ये तो पहले मतलब भाजपा में नहीं थे, जब ये भाजपा में थे, वो जज्जी जी कांग्रेस में थे, जब तो ये उनके ऊपर बहुत आरोप लगाते थे। अब वो साथ छवि के अचानक कैसे हो गए? आप इनसे ये पूछिए। मेरा कार्यकाल भूल के आप इनसे ये पूछिए, उनका कार्यकाल जब वो कांग्रेस में थे, जब तो इनको इनकी सारी गलतियां पता चलती थी, जब वो भाजपा वालों को परेशान करते थे, उन पे 76 लगाते थे, उनको मारते पीटते थे। जब आपको एक वो कांड हुआ था, जब उनकी बीवी वहां पे स्टेज पे रोई थी, उनके पति के ऊपर वो केस लगा था, वो रोई थी, उनको पीटा गया था। आप ये बताइए, उस टाइम पे तो पूरी भाजपा खड़ी हुई थी उनके विरोध में। आज अचानक उनमें कौन से महात्मा प्रवेश कर गए हैं? इनसे पूछिए। जो सारी की सारी भाजपा जज्जी जिंदाबाद करते फिर रही है। आप बस ये पूछिए आप इनसे, बस मैं ये पूछना चाहती हूँ। चलिए आप जरा मेरी तरफ से। चलिए आशा जी, आप थोड़ा शांत रहिएगा। आपने पूछ ही लिया है, उमेश जी ने सुन लिया है, तो उमेश जी उत्तर दे दीजिए, मैं क्यों बीच में पूछूं? देखो, जो भी अत्याचार हुए, हम कह रहे हैं 15 साल की सरकार, 15 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार हुए थे, लेकिन आशा दोहरे और अनीता जैन दोनों कांग्रेस की पार्टी की कार्यकर्ता थी। कमलनाथ की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है अत्याचार किए थे। इस बात को तुम स्वीकार कर रहे हैं? सरकार ने अत्याचार किए थे, ना कि कमलनाथ सरकार ने। नहीं, सिंधिया जी की हालत आप लोगों ने क्या कर दी थी, छिपी नहीं है। आपको पता है किसकी चल रही थी? एक बंटा डार है दिग्विजय सिंह, उनकी चल रही थी, और कमलनाथ की चल रही थी। सिंधिया जी को तो आपने एक तरफ रख के दिया था। तो लगातार सिंधिया जी की के आगे आप लोगों की क्या हालत थी, हम लोग तो छिपा नहीं है। आप उनको भगवान मानती थी इसके लेकिन आज आप सिंधिया जी के बारे में बोल रही हो, लेकिन हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि कमलनाथ ने लगातार जो अत्याचार की, और आप कांग्रेस की पार्टी की कार्यकर्ता थी। अगर आपको अत्याचार लग रहा था भाजपा की और आप सामाजिक कार्यकर्ता थी, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको आवाज उठानी चाहिए थी। नहीं, चलिए उमेश जी, एक सवाल हमारा आपसे है, एक सवाल हमारा है, आशा जी उत्तर देंगी जो आपने कहा है। सवाल यह है, अंडर ब्रिज की मांग जो आपने कहा, पिलर बन रहे हैं, चालू है। 2003 में, 2008 में, 2013 में भाजपा के ही विधायक थे और आपकी ही सरकार थी, तो उस समय ये काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ उपचुनाव होना है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अगर ये विकास कार्य हुए तो बीजेपी सरकार हो सकता है वो चुनाव जीत जाए और बीजेपी सरकार बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में आज ही क्यों चालू हुआ? 3, 8 और 13 माने 15 साल आप रहे। अब आपको बता दूं, शायद आपको उसका इतिहास पता नहीं है। किसका इतिहास? अंडर ब्रिज का। अंडर ब्रिज आज मंजूर नहीं है जी। अंडर ब्रिज पहले भी मंजूर हुआ था, किसी कारण से अनफिजिबल साइट बता दी गई थी, तो फुट ओवर ब्रिज तैयार है उसकी जगह, लेकिन फुट ओवर ब्रिज से वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इसकी मंजूरी हो गई थी, और ये अंडर ब्रिज भी बन रहा है, मतलब एक जगह 2 ब्रिज बन रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज भी उनकी तैयार है, अंडर ब्रिज का काम चल रहा है। तो लगातार जो है विकास कार्य चल ही रहे हैं। तो मतलब जज्जी का कोई योगदान नहीं है? नहीं, जजपाल सिंह जज्जी का योगदान है। वो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी अंडर ब्रिज के लिए लड़ रहे थे, तब भी तुलसी पार्क के लिए लड़ रहे थे। वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, सेंट्रल में सिंधिया जी से मदद ले रहे थे, लगातार जो वो संघर्षरत थे। वो तो कांग्रेस में रहते हुए विकास कार्य, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस में थे तब भी विकास कार्य के लिए लड़ रहे थे, आज भाजपा में तो विकास कार्य के लिए लड़ रहे हैं। आशा दोहरी कहाँ थी? आशा दोहरी तो पिक्चर में ही नहीं थी। आज आपको टिकट मिल गया तो आप पिक्चर में आ गई। जब टिकट मिलता है उमेश जी तभी पिक्चर में आता है कोई। क्यों? पहली बार जजपाल सिंह जज्जी जी को अगर टिकट मिला होगा तभी तो वो पिक्चर में आए होंगे। वो तो बहुत दिनों से लगे हैं पार्टी में, उन्हें 2 बार नगर पालिका एडजस्ट कर पाए। उनसे ये पूछो कि विकास क्या हुआ है? समस्याएं वही हैं, गांव में मैं घूम रही हूँ, परिस्थिति वही है, गांव में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। मतलब इतने दिनों से वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अच्छे पदों पे हैं, उसके बाद भी 1.5 साल से अगर वो अपने विधायक थे तो कोई तो विकास करते गाँव में, जरा सा तो कोई विकास आंखों से तो दिखे, या फिर ये मिस्टर इंडिया वाला विकास है जो दिखता ही नहीं है। चलो आपको जजपाल जज्जी का विकास थोड़ी दिखेगा,
लेकिन जब वो आपके उनका साथ विकास बहुत दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छी तरह से 33 करोड़ वाला विकास दिख रहा है। ये आप झूठे आरोप लगाना बंद करें। आपने सिंधिया जी का भी वीडियो वायरल किया था। आज जजपाल जी जैसे जज पे आप ये अनर्गल आरोप लगा रही हैं। आपके खिलाफ भी लोग आरोप लगा सकते हैं। पूरी जनता कह रही है, कोई जनता नहीं करे। एक प्रमाण आप बता दो। आप जो है क्यों ऐसे गंदा और नहीं इस तरीके से गंदी और नहीं, आप मुझे इस तरीके की ओछी राजनीति क्यों कर रही हैं? आप विकास के मुद्दे पे बात करो। नहीं, आप दूसरे पे आरोप लगा के, झूठा आरोप लगा के किसी पे भी कुछ कह सकती हो। आपके लोगों ने सिंधिया जी का अपमान किया। आपकी कांग्रेस की सरकार जो है लगातार विकास कार्य नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं, विकास कार्य तो आप जज जी कर रहे हैं, तो आप विकास कार्य आपके दिख रहे हैं। विकास कार्य माननीय भाई साहब, विकास कार्य दिखने तो चाहिए कम से कम। नहीं, अशोकनगर में विकास दिख रहा है। अशोकनगर जब जजपाल सिंह जज्जी नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे तो गांधी पार्क से लेके चारों तरफ जो है गड्ढे हुए करते थे, कीचड़ की सड़कें थी। उनके बाद जो है सीसी की सड़कें डलना चालू हुई और लगातार उन्होंने काम किया है। तो मतलब जज्जी जी उस समय बीजेपी के विधायक बनते थे और काम जज्जी जी करते थे कांग्रेस में रहते हुए? नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विधायक बने, उन्होंने विकास कार्य किया। लेकिन जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस में रहते हुए भी विकास कार्य करते तो भारतीय जनता पार्टी में आके भी विकास कार्य कर रहे हैं। आशा दोहरे जी ने क्या किया ये तो अपनी एक उपलब्धि बता दें, एक संघर्ष बता दें। आशा जी की बात छोड़िए, उपलब्धि के लिए मुझे टाइम कहाँ मिला है? अभी तो मेरा तो पहला ही चुनाव है। आप मुझसे कौन सी उपलब्धि की मांग कर सकते हैं? कौन सी उपलब्धि की आप मुझसे उम्मीद कर सकते हैं? आप मुझे ये बताइए। आपने कभी किसी विकास के मुद्दे के लिए सड़क पर उतरी हो? आप बिल्कुल उतरी हूँ। अभी कुछ दिन पहले किसानों के मुद्दे के लिए सड़क पर उतरी थी। अभी तो आप एक टिकट चाहिए रहा था। अच्छा, उससे पहले 15 साल के मैं सब लोगों को ऊपर से दिख नहीं रहा था क्या? बिल्कुल मेरा आरोप है आप पर। आप लगातार जो है घर बैठी थी, आपने कुछ काम नहीं किया, ना किसी विषय को लेके आप सड़क पे आई। आज भी आपको टिकट मिल गया, 3 तारीख तक आप दिखेंगी, 3 तारीख के बाद दिखना बंद कर देंगी, ठीक है? वो वक्त बताएगा आपको कि कौन दिखेगा और कौन नहीं दिखेगा। आप पहले से ये बिल्कुल घोषणा मत कीजिए अपने, बिल्कुल नहीं, कौन दिखेगा वो वक्त बताएगा। मैं घोषणा कर रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से कह रहा हूँ, 3 तारीख के बाद फिर डिबेट कर ले। आप घर में ठीक है, ये बात आपकी मानी। जी, आप बिल्कुल उसके बाद ही बात करेंगे 3 तारीख के बाद कि कौन दिखेगा और कौन नहीं दिखेगा। आशा जी 1 मिनट रुकिएगा। उमेश जी आप भी रुकिएगा। हमारे विशेष संवाददाता अरविंद चौहान ने पूरी तरह से अशोकनगर के विधानसभा को एक जगह जाकर के उन्होंने वहां का आकलन किया है। वो क्या कहते हैं आप दोनों लोग सुन लें अगर थोड़ा सा समय हो। जी अरविंद, आप थोड़ा सा बताइए। हमारे कांग्रेस की प्रत्याशी आशा जी भी सुन रही हैं, उमेश जी जिलाध्यक्ष है बीजेपी के, वो भी सुन रहे हैं। आप बताइए आपने क्या देखा अशोकनगर में? अरविंद संक्षेप में। त्रिपाठी जी, साफ तौर पर ये जो मुद्दा इस बार के जो उपचुनाव हो रहे हैं वो कह सकते हैं कि मुद्दा विहीन चुनाव है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्दे यहाँ से नदारत है, आरोप प्रत्यारोप के दौर ज्यादा लग रहे हैं। भाजपा विकास के नाम पर टिकट मांग वहां पर चुनाव मैदान में है, जैसा कि वहां लगा। हम जगदीश से भी मिले, उनका भी हमने इंटरव्यू किया, आशा दौरे का हमने भी वहां पर इंटरव्यू किया। तो साफ तौर पर कह सकते हैं वहां एक सबसे बड़ा मुद्दा जो दोनों जो है नेता है एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वो जातिगत आरोप बहुत लगा रहे हैं। एक तरफ जो आशा दौरे ने उन पर जजपाल सिंह जज्जी पर आरोप लगाया था कि उनके जो जाति समीकरण बने हैं या उनका जाति प्रमाण पत्र है, इस बार क्योंकि वो जो अशोकनगर सीट है वो आरक्षित सीट है और आशा दोहरे समेत जितनी भी कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है कि इससे पहले जजपाल सिंह जज्जी ने सामान से टिकट लड़ा, जो वहां पर अध्यक्ष रहे वो सामान सीट पे थे, इसके बाद वो ओबीसी में आए, अब वो इस समय आरक्षित सीट पर लड़ रहे हैं। तो वहीं जो भाजपा है वो भाजपा आरोप लगा रही है कि जो आशा दोहरे हैं एक जैन परिवार में ब्याही हैं, इसी के चलते जैनों को लुभाने के लिए टिकट दिया गया है। तो साफ तौर पर त्रिपाठी जी वहां का जो मसला मैंने देखा, विकास के नाम पे कोई वहां बात नहीं कर रहा। बस कहीं जब ज्यादा विकास की कोई पत्रकार पूछता है या कोई ज्यादा बात होती है तो वो विकास की बात करने लगते हैं कि हाँ साहब हम विकास के नाम पर बात कर रहे हैं, लेकिन सच वहां पर यह है कि जातिगत राजनीति वहां पर ज्यादा हावी है, विकास की कोई वहां बात नहीं कर रहा है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। साफ तौर पर जो
भाजपा कह रही है कि वो जैन परिवार में ब्याही हैं और दोहरे थी, इसलिए वहां उन्हें उसका लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि वो जो जसपाल सिंह जज्जी हैं सामान्य वर्ग से आते हैं, टिकट दिया गया है, साथ में बिकाऊ टिकाऊ गुद्दार कोई भी जनहित की बात नहीं कर रहा। अरविंद देखिए, आरक्षित सीट पे आरक्षित व्यक्ति ही लड़ सकता है, एससी के लिए आरक्षित एसटी लड़ सकता है, लेकिन सामान्य सीट पे एससी चुनाव लड़ सकते हैं, एससी चुनाव लड़ सकते हैं सामान्य सीट पे, ओबीसी पे भी लड़ सकते हैं। लेकिन अशोकनगर आरक्षित सीट है, अशोकनगर आरक्षित सीट है और बाकायदा मुकदमा मुकदमा हाई कोर्ट उसमें चल रहा है, कोर्ट में ये आरोप लगाए जा रहे हैं बकायदा जसपाल सिंह जज्जी पे। और ये अध्यक्ष जी सुन भी रहे होंगे, आशा दोहरे ने बराबर अपने, उस दिन हमने इनका लाइव किया था, इंटरव्यू किया था, इनने बराबर उनके आरोप लगाए कि पहले इन्होंने अपना सर्टिफिकेट जो दिया था वो समान वर्ग का दिया था। तो दोनों जातिगत राजनीति ज्यादा वहां पर हावी हो रही है, विकास बिल्कुल नदारत है, आरोप और प्रत्यारोप के बीच में ये। चलिए अरविंद एक मिनट पूछ लेते हैं, आशा जी साथ में है। आशा जी, आप आरोप लगा रही हैं कि जज्जी जी सामान्य वर्ग से हैं? जी वो बिल्कुल सही बात है, उनने तीनों तरह से तो चुनाव लड़ लिया है। उनने सामान्य सीट से भी लड़ा, उनने पिछड़े सीट से भी लड़ा और अभी उनने हरिजन सीट से भी लड़ा। देखिए हरिजन सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है आशा जी, लेकिन पिछड़ा उसका क्या करेंगे? वो भी लड़ सकता है। अब उनके ऊपर केस भी चल रहा है, ऊपर से भी वो जब भी जो भी होगा, लेकिन ये गलत है, वो उनके ऊपर केस भी लगा हुआ है जो हाई कोर्ट में भी चल रहा है। जी, तो अभी फैसला तो नहीं आया, खैर उसका उत्तर रघुवंशी जी दे देंगे। उमेश जी, आप उत्तर देना चाहेंगे? उनको जो है, जो मध्य प्रदेश की छानबीन समिति होती है, उन्होंने उसको एससी का माना है, ठीक है, तो उनका प्रमाण पत्र वैलिड है। दूसरी बात ये है, मैं आशा जी क्योंकि मेरे साथ जुड़ी हैं, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहली बार आशा जी के बारे में शब्द भी आशा जी का यूज आज पहली बार किया हुआ। हम लगातार किसी कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम 15 साल की 2003 से 2018 तक की हमारी सरकार थी, उसकी जो उपलब्धियां हैं और आगे हम क्या करेंगे, इस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम जो आरोप प्रत्यारोप पे तो चुनाव लड़े ही नहीं रहे, वो तो आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में, चूंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, 15 महीने की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायत कर रहे हैं, चुनाव आयोग से कर रहे हैं, 10 जगह कर रहे हैं। लेकिन उमेश जी आज आशा जी से पूछ लो, आशा जी से मैंने उनका नाम भी उपयोग आज पहली बार किया हुआ, हमने मंच से भी इनका नाम उपयोग नहीं कर रहे। हमारा विकास कार्य, हमारे जो भी वो आ रहे हैं प्रचारक, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र माननीय नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां और शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धियां बता रहे हैं। लेकिन उमेश जी बेहतर है, आशा जी मैंने किसी भी महिला के बारे में, ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, किसी तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं? न कोई बड़ा शिक्षण संस्थान है, अंडर ब्रिज आप बोल रहे हैं कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, न ही पूरा शहर अतिक्रमण की चपेट में है, सड़क नहीं है, किस तरह की विकास की आप बात कर रहे हैं? हम बता रहे हैं जी, 2003 के पूर्व के मध्य प्रदेश और 2003 से 2018 के मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति क्या होती। इसी सरकार में, कांग्रेस की सरकार, यही नवंबर दिसंबर का महीना था, किसानों में लट पड़ी थी यूरिया के लिए। बेचारा सुबह 4 बजे से लाइन में लगता था और उसमें पुलिस वाले लट देते थे, एक बोरी उसको यूरिया मिलता था। वही नवंबर में हम बैठे हैं, ठीक है, आज एक भी यूरिया के लिए लाइन नहीं लगी होगी। आप जो है लगातार, पहले डीजल पंप बिकते थे अशोकनगर के व्यवसायिक केंद्र, कृषि प्रधान क्षेत्र, आप पूछ लेना, डीजल पंप बिकते थे अशोकनगर में। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज इलेक्ट्रिक मोटरें बिकती हैं, मतलब डीजल की खपत बिल्कुल कम कर दी। आप जो है लगातार सड़कों के मामले में आप आ जाओ, हमारा जो अशोकनगर एरिया की चारों तरफ की सड़कें आप 2003 के पूर्व की देख लो, 2003 के बाद की देख लो, हम तो तुलना बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप देख लो अशोकनगर। उमेश जी अब थोड़ा आशा जी को भी समय दे दीजिए, हमारा उसी समय समाप्त हो रहा है। आशा जी अब क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बात अगर यूरिया की है तो आप किसानों से पूछ लीजिए कि किसान इस बार यूरिया के लिए कितना परेशान हुए थे, पूरी रात बैठे थे, पूरा दिन बैठे थे, इसके बाद भी उनको यूरिया नहीं मिला था। और दूसरी बात, ये मुद्दों वाली बात कह रहे हैं, विकास के नाम पे मतलब ये कह रहे हैं, तो आप अगर ये कह रहे हैं, उसके बाद
जनता को तो विकास दिखेगा। तो माननीय भाई साहब से सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जनता अब खुद डिसाइड करेगी ये वाली बात कि उनका कितना विकास हुआ है, कितना नहीं। अगर विकास देखना हो तो भाई साहब आपके जो संवाददाता वो लोग गाँव में जा रहे हैं, गाँव की स्थिति देख रहे हैं, वहाँ उनसे पूछिए कि कितना विकास हुआ है। शहर का भी विकास आपको दिख जाएगा और गांव का भी विकास। आंखों से देखिए विकास, बातों से नहीं देखिए विकास। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। और रही बात चुनाव की, जो कुछ भी है जी, जब आएगा तब 3 के बाद जब 10 तारीख को तो अपने विकास हुआ था और कितना विकास। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। अरविंद, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या देखा, अब निष्पक्ष क्या देखा, किसकी स्थिति कैसी बेहतर है चुनाव में? क्या टिकाऊ बिकाऊ यानी दल बदल का मुद्दा अभी भी प्रभावी है तो क्या परिणाम भी प्रभावित कर सकता है? निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, जब तक यहाँ अशोकनगर और बंगौली की बात करें, हम चूंकि एक ही जिले में आते हैं और चूंकि बंगौली भी अभी वहाँ पे चुनाव हो रहा है, अशोकनगर में हम यहाँ इस वक्त हैं, वहाँ पर जो इस समय जो मुख्य मुद्दे हैं वो विकास तो बिल्कुल नाम पे वहाँ पे नहीं है, बस कैसी भी तरह की आरोप और प्रत्यारोप के दौर वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उसी के चलते कहीं न कहीं दोनों दल एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकाऊ टिकाऊ गद्दार नहीं खुददार चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि ये उपचुनाव का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें अशोकनगर की, तो वहाँ विकास है ही नहीं। वहाँ आशा बोहरे भी वहाँ अच्छी स्थिति में है, तो वहीं दावे जसपाल सिंह जज्जी भी कर रहे हैं, क्योंकि जसपाल सिंह जज्जी और राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं। ये बड़ी नोट करने वाली बात है। और आशा बोहरे बिल्कुल इस मैदान में नहीं है। दोनों ही कांग्रेस से आते हैं, दोनों ही की पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, तो दोनों कह सकते हैं एक ही अखाड़े के योद्धा है। लेकिन जसपाल सिंह जज्जी काफी मास्टर माने जाते हैं और कह सकते हैं। अरविंद, ये नहीं जानना चाह रहे हैं हम आपसे, सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि दल बदल का मुद्दा कितना हावी है, क्या वो परिणाम बदल सकता है? धीरे धीरे दल बदल का मुद्दा वहां प्रभावी कम हो रहा है त्रिपाठी सर। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा ने इनके जो भी आरोप ये लगा रहे हैं उसका बराबर वो खंडन करते चले आ रहे हैं। उन्होंने इतनी बड़ी टीम वहां पर झोंक दी है कि कांग्रेस की बात का वो समर्थन, जैसी कांग्रेस भी आरोप लगाती है, प्रत्यारोप लगाती है, तो उसका वो खंडन कर देते हैं। लेकिन वहां जो स्थानीय लोग हैं उनके मन में जरूर ये दल बदल का मुद्दा है। आने वाला समय ये जरूर तय करेगा, क्योंकि मतदाता भी भ्रम में है, शांत भी है, और ये 2-4-5 दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा कि वहां का मतदाता का रुख कैसा है। लेकिन अभी वहां का मतदाता शांत है। जो हमने वहां खबरें निकालने की कोशिश की है, दल बदल का मुद्दा प्रभावित है, और लोग दबे जुबान से कह ही देते हैं कि हो सकता है पैसा लिया क्या हो। तो साफ तौर पर इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है, क्योंकि वहां का जो शहरी मतदाता है वो पढ़ा लिखा है, समझता है। अरविंद रोकेंगे। अग्निहोत्री जी, आपने पूरा सुन लिया, आशा जी को सुना, बीजेपी की जिला अध्यक्ष को सुना, और अरविंद की अपनी टिप्पणी, और साथ में हमारे संवाददाता राजेश दुबे की बात भी सुनी। अब आपको क्या लग रहा है, आपकी टिप्पणी क्या है? मुझे तो आशा दोहरे जी की इस बात में बहुत दम नजर आ रहा है कि विकास जो है वो बातों में नहीं, आंखों से दिखना चाहिए जी। और अब चुनाव ऐसी स्थिति में आ गया है कि विकास जो है वो बातों ही बातों में ना हो, कम से कम जनता ये समझे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अशोकनगर के लिए रहेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो असर था वहां पर अशोकनगर में, वो धीरे धीरे पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया कि असर थोड़ा कम पड़ा। तो अब वहां पे स्थितियां ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में कैसी हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि अशोकनगर का रिजल्ट क्या आता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, वहां के कैंडिडेट्स भी हैं कि जसपाल सिंह जज्जी जिस तरह से राजनीतिक अखाड़े के माहिर माने जाते हैं, अरविंद जी भी कह रहे हैं, और आशा दोहरे एकदम नई प्रत्याशी हैं, राजनीति के लिए भी नहीं है। जिस तरह उमेश जी ने उन पर आरोप लगाया कि आज तक वो किसी जनता के मुद्दों से को लेकर के कभी सड़क पर जनता के बीच में नहीं उतरी हैं और जनता के सरोकारों से कभी जुड़ी नहीं रही, तो उसका भी देखना होगा कि कितना क्या असर पड़ेगा। आने वाला समय ये बताएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद लोकसभा चुनाव में जो घटा था वो फिर से वही स्थिति में पहुंचता है या नहीं पहुंचता, यह 3 तारीख को वोटिंग मशीन में जो है वो दर्ज हो जाएगा। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने मुंगेली के भी बारे में आपसे जानेंगे। मुंगेली में भी आपने बहुत बृहद अध्ययन किया है, मुगावली, तो आपके पास आप बने रहिए हमारे साथ। अग्निहोत्री जी, आपके पास भी फिर से आते हैं। हम पहले इसके बाद क्या होगा अशोकनगर में, एक बार इसको जानने के बाद हम मुगावली चलेंगे।
तो आज हमने जिस अशोकनगर सीट की बात की है वहां कांग्रेस का बीजेपी को हार का स्वाद चखाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ होने के बाद भी बीजेपी ने इस सीट पर 2003, 2008 और 2013 का चुनाव जीता। हालांकि पिछली बार ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई, लेकिन अब जब सिंधिया भी कमल ध्वज थाम चुके हैं तो अशोकनगर में बीजेपी की राह में कांग्रेस के मुकाबले रोड़े कुछ कम है। कांग्रेस के सामने यहां सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दल बदल के अलावा उनके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की जीत वाली डगर डगमगाती दिख रही है। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी इस सीट पर जिस फार्मूले से काम कर रहे हैं देखना होगा उसमें कामयाबी किसी मिलती है। चलिए अशोकनगर